हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 16 मार्च ओपन हुआ था, हो रहा है आज के दिन, और 18 मार्च क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 24 मार्च का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 304 टू 320 रुपीज पर शेयर की प्राइस बंड, 46 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ, 400 करोड़ का इशू साइज है, 1.25 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 240 करोड़ का और ओएफएस 160 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 20 मार्च का, 23 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 46 शेयर्स मिलेंगे और 14.7 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.06 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें, 1985 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एग्रोकेमिकल कंपनी है। और ये कंपनी जो है इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, जिससे फार्मर्स अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। और फॉर्मुलेशंस ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव्स और टेक्निकल्स, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इफेक्टिव पेस्ट, वीड और डिजीज कंट्रोल के लिए प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो है डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफर करती है इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड केमिकल एग्रोकेमिकल्स का, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन जो करती है फॉर्मुलेशंस और टेक्निकल्स का, कस्टमर नीड्स के को मीट करने के लिए इसके थ्रू जो है सो क्रॉप प्रोडक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो है 20 इंडिया के 20 स्टेट्स में कस्टमर्स को सर्व कर चुका है, जो कि स्प्रेड हो चुका है 20 स्टेट्स में। और फर्स्ट हाफ यहाँ पे देखिएगा, जो कि बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और इसका इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, 37 कंट्रीज में है, जिसमें यूएसए, यूरुग्वे और ब्राजील, वियतनाम, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इस 6 मंथ्स में ही जो सो किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें इंक्लूड है लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक, जो कि इंडिया एक्सक्लूड है, नॉर्थ अमेरिका, अदर ज्योग्राफीज। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 524 रजिस्ट्रेशन रिसीव कर चुका है फॉर्मुलेशंस और टेक्निकल्स में एग्रोकेमिकल्स के लिए। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स की बात करें तो लगभग ओवर द इयर्स कंपनी ने 102 पेटेंट्स ग्रांट कर रही है। और अगर यहाँ पे इसके अलावा 108 पेटेंट्स एप्लीकेशन जो है अभी प्रोसेस में है 10 मार्च 26 के डेटा के अकॉर्डिंग। और कंपनी ने R&D में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे फॉर्मुलेशंस और टेक्निकल्स को डेवलप और इम्प्रूव कर सके डेडिकेटेड फैसिलिटीज के साथ, जो कि कटवाड़ा और ओधव में इसका फैसिलिटी है। टेस्टिंग, कॉमर्शलाइजिंग और प्रोड्यूस कर रही है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज का एग्रोकेमिकल मार्केट के लिए। बिजनेस ऑपरेशन में अगर फॉर्मुलेशन की बात करें तो फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग 395 रजिस्ट्रेशन है फॉर्मुलेशन के लिए। इसमें कंपोज्ड है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव्स, जो कि अवेलेबल है सॉलिड और लिक्विड में। और ये मार्केटिंग किया जाता है, इसका मार्केटेड होता है ब्रांड्स और लाइसेंस के, कंपनी का ब्रांड्स और लाइसेंस के द्वारा जो सब मार्केटिंग किया जाता है। और टेक्निकल्स, जो कि इसी डेटा के अकॉर्डिंग 129 रजिस्ट्रेशन है टेक्निकल्स के लिए, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस्ड होता है अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिससे इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स जैसी प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सके। फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग 1221 परमानेंट एम्प्लॉइज कंपनी में टीम थे। अगर हम बात करें कंपनी का ओवरऑल बिजनेस बात करें, तो ये रिसर्च ड्राइवन एग्रोकेमिकल कंपनी है, जो कि वास्ट पोर्टफोलियो है फॉर्मुलेशंस टेक्निकल्स का। और 24 और अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स है 1491.7 करोड़ का, नेटवर्क 530 करोड़ का, रिजर्व 491 करोड़ का, डेट है 321 करोड़ का।
रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 1206 करोड़ का रेवेन्यू, 17.6 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1158 करोड़ का रेवेन्यू, 55.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1301 करोड़ का रेवेन्यू, 81.4 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 847.6 करोड़ का रेवेन्यू, 81 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन देखिए, टॉप लाइन में डिक्लाइन किया 24 में, थोड़ा सा ईज प्राइस होने के कारण जो है, मतलब कि अगर हम बात करें तो प्राइस में थोड़ा सा नरमी आने के कारण, इसके प्रोडक्ट के प्राइस में नरमी आने के कारण, थोड़ा सा गिरावट आने के कारण कंपनी का 24 के रेवेन्यू में डिक्लाइन किया। लेकिन जो बॉटम लाइन है अगर देखिएगा तो वॉल्यूम बहुत अच्छी, बहुत ही हाई देखने को मिला, क्योंकि देखिए टॉप लाइन डिक्लाइन किया लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई हुआ, और जिसके कारण प्रॉफिट में बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट हाफ यहाँ पे जो मार्जिन जो देखने को मिल रहा है फर्स्ट हाफ का, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड हाफ में जो है डाइल्यूट कर सकता है, मतलब ये कंपनी जो है इसका फर्स्ट हाफ मार्जिन के अकॉर्डिंग डाइल्यूट कर सकता है सेकंड हाफ, मतलब गिरावट आ सकता है, कमी देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ में। मेनली कंपनी जो फर्स्ट हाफ में ही ज्यादातर बिजनेस करता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ही इसका समर और विंटर ये मानसून सीजन होता है फर्स्ट हाफ में, इसलिए गाइस फर्स्ट हाफ में बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन सेकंड हाफ में कोई खास परफॉर्म नहीं करता है। और इसलिए गाइस कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो लोन है इसका रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 15.6 15.5% का, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम का, PAT एबिटिडा मार्जिन 9.5 16.4% का, PB है 2.8 टाइम का, PE रेशियो 15.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 98.3% का, मार्केट कैप 1488.6 करोड़ का होगा। कंपनी के प्रोमोटर है भावेश ब्रजमोहन शाह, तीर्थ केनालसा और विलास बेन ब्रजमोहन शाह, फाल्गुनी केनालसा, अल्फा ट्रस्ट एंड कप्पा ट्रस्ट इसके प्रोमोटर है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए, उससे पहले हम लोग रेवेन्यू स्प्लिट करेंगे। तो देखिए डोमेस्टिक वाइज कंपनी का रेवेन्यू मेजर जनरेट हो रहा है, 90% का रेवेन्यू जनरेट, और जो एक्सपोर्ट से जो इंटरनेशनल रेवेन्यू जनरेट होता है, ये हर एक फिनेंशियल ईयर कंपनी का रेवेन्यू में गिरावट आ रहा है। 25 इंक्रीज किया 24 कंपेरिजन, लेकिन 26 के फर्स्ट हाफ में वापस से गिरावट आया। और यहाँ पे कह सकते एक तरह से इसकी मेनली कंपनी जो डोमेस्टिक मार्केट से रेवेन्यू जनरेट करता है। अब अगर हम बात करेंगे कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो ऐसे कॉम्पिटिटर है PI इंडस्ट्रीज, सुमितोमो केमिकल इंडिया, धानुका एग्रीटेक, रैलिस इंडिया, भारत रसायन, इंडिया पेस्टिसाइड्स, एक्सेल इंडस्ट्रीज, हिरानबा इंडस्ट्रीज इसके कॉम्पिटिटर, जो कि सेम बिजनेस करता है। और कह सकते एक तरह से कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई है, स्टिफ कॉम्पिटिशन है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो एग्रोकेमिकल और क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट होता है, और कंपनी प्रोडक्ट्स जैसे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है इसका मैन्युफैक्चर कर रही है। रिसर्च फोकस्ड कंपनी है जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन फॉर्मुलेशंस का एग्रीकल्चरल का सॉल्यूशंस का डेवलप कर रही है। वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, जिससे फार्मर्स और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्व कर रही है। स्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स को सपोर्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड जो कि कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म नीड जो है क्रिएट करता है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस परफॉर्मेंस हेवली डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल साइकिल्स और सीजनल डिमांड पर। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट हाफ इसका मेनली परफॉर्मेंस अच्छा होता है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा गिरावट आता है, नमी देखने को मिलता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है, रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स जो इनपुट प्राइसेस है इसके वोलेटिलिटी होने के कारण। रेगुलेटरी अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और रीजनल कल्चरल मार्केट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज ग्लोबल एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर से कंपेयर करेंगे। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो जिस तरह से डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस के लिए, इससे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट में भी एक्सपैंड कर रहा है, जिससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। स्पेशलिटी एग्रो केमिकल फॉर्मुलेशंस का डेवलपमेंट कर रही है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव कर सके। ग्लोबल फोकस जो है इंक्रीज हो रहा है फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर, जिससे लॉन्ग टर्म सेक्टर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है प्लांट न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में। और थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे लार्ज डोमेस्टिक हो या फिर ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनीज हो। वेदर पैटर्न क्रॉप साइकिल्स के कारण एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को अफेक्ट कर सकता है।
और गवर्नमेंट रेगुलेशंस में अगर कोई चेंज होता है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के ऊपर तो गाइस प्रोडक्ट अप्रूवल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है तो फार्मर्स के परचेजिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशंस अगर लगाया जाता है तो ऑपरेशनल कॉम्प्लायंस को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। वहीं पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज एग्रोकेमिकल कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी जो है ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल क्रॉप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर जो कि फोकस्ड है फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स पर। अदर एग्रोकेमिकल फर्म से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, फॉर्मुलेशन कैपेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन रीच पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीकल्चरल एग्रोकेमिकल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल डिमांड और प्रोडक्ट इनोवेशन और डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपेंशन पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखा गया, तो आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।